मैं जा रहा हूँ। यार रुको, अभी सुनो। नहीं हो गया, मेरी आंखों से ये रेज आ रही है, तो ये अलग रेज मुझे क्या दिख रही है? दुनिया फिलोसफी से चालू हुई थी, दुनिया समझने से चालू हुई थी। जैसा कि न्यूटन ने भी कहा था कि आई एम वेयर आई एम टुडे बिकॉज आई हैव स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट। लाइट है क्या असल में? एक जमाने में ओस्टेड साहब अपना लेक्चर दे रहे होते हैं बच्चों को। जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया तो अपनी कनखियों से देखा कि यार मैग्नेट की नील हिल गई। यार ये ईथर का कॉन्सेप्ट हम्म कब आया और कब गया? अब आते हैं मैक्सवेल। इन दोनों चीज को सुपर इम्पोज कर दिया। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं अर्थ के मोशन के साथ और मोशन के अपोजिट, तो लाइट की स्पीड मुझे अलग अलग मिलनी चाहिए। तो लाइट जो है डुअल नेचर है, दोगली है लाइट। हाँ मान के चलते हैं। लाइट इज फेक। फेक पानी नहीं है। पानी है। मेरे को लगा पता नहीं क्या पानी के बोल रहे हो तुम यार। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ बीच बीच में मैथमेटिक्स की भी होंगी। और डॉक्टर साहब आज ज्यादा खुश लग रहे हैं वैसे। क्या है ना, वो थोड़ा नए लुक के साथ थोड़ा पर्सनालिटी मैच करने की कोशिश। वो तो आप सब बताना कैसा लग रहा है इनका लुक। बाय द वे आज की वीडियो है लाइट के ऊपर। हमने कहाँ से शुरू की थी ये जर्नी। लाइट को समझते समझते हम कितना अपने आप को समझ गए और कितना दुनिया को समझना भूल गए। और समझ में नहीं आ रही है ये दुनिया जब से क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हुई है। तो बहुत सारी बातें हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात है जिसके बारे में आप बहुत समय से बोल रहे थे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाए। तो उससे पहले मैं सोचा कि बहुत कुछ बताना पड़ेगा। कहाँ से इस एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, क्यों आया ये एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट ने क्या कर दिया था दुनिया में, कि लाइट के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, बाद में जब जाके इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ तो हमें और चीजें क्या फाइंड हुई। तो इस सब के बारे में वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले इस चीज से कि लाइट क्या थी और लोग कैसे समझते थे कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे देख पाते हैं। तो कहानी के काम है, कहानी का काम मुझसे होगा नहीं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब म्यूजिक यार। स्टोरी टाइम वंस अगेन। तो लाइट जो है, लाइट की वजह से हम देखते हैं, ये आज हमें समझ आता है। ये काफी वेल एस्टेब्लिश चीज है। मगर अर्ली अंडरस्टैंडिंग ये थी क्योंकि हमारे पास आंखें हैं, हम चीजें देख पाते हैं। हाँ। तो एक्चुअली सबसे पहले एम्पेडोक्लीज नाम के एक साइंटिस्ट थे ग्रीक, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी आंखों से शायद कुछ एमिट होता है, कुछ रेज जाती हैं जो ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती हैं और उन्हें इल्यूमिनेट करती हैं। वी ऑल आर सुपरमैन। आंखों से रेज निकल रही है। हो सकता है कि शायद एक दूसरे यूनिवर्स में हम सब क्रिप्टॉन से हो, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि हमारी आंखों से रेज निकलती हैं और शायद इसी वजह से हमें चीजें दिखती हैं। मगर यूक्लिड ने ये कहा था, उन्होंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए सिमिलर टू आपके मैग्नीफाइंग ग्लास वाले, कि यार देखो लाइट ना एक पाथ में ट्रैवल कर रही है। तो अगर मेरी आंखों में शक्ति है, मेरी आंखों से रेज आ रही है, तो ये अलग रेज मुझे क्या दिख रही है? वाह। खैर था ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, बट इस पे वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। जैसा कि न्यूटन ने भी कहा था कि आई एम वेयर आई एम टुडे बिकॉज आई हैव स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मगर ये ओरिजिनल जायंट्स हैं। इनके पास किसी के शोल्डर के ऊपर खड़े होने की जगह थी नहीं, वो अवसर था नहीं। खैर एनीवेज, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन उसके बाद यही अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम काफी साल तक चले और डिबेट चलता रहा कि भाई लाइट है क्या असल में? क्या हमारी क्या रेज हैं, क्या वो पार्टिकल्स हैं, क्या वो वेव्स हैं साउंड की तरह? फिर एक बहुत ही तहलका इंसान आया था दुनिया में, जैसे 26 साल में दुनिया का नक्शा बदल दिया। नाम क्या था उसका? सर आइजैक न्यूटन। हाँ राइट। तो न्यूटन साहब आते हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि हमने बेसिकली, वो लोग फिलोसोफर थे। दुनिया फिलोसफी से चालू हुई थी, दुनिया समझने से चालू हुई थी। तो वो फिलोसोफर्स ने इस कदर समझी थी कि शायद दुनिया हमें इसलिए दिखती है क्योंकि हमारे आंखों से किरणें निकलती है। जो भी निकलती है उसको हम, लाइट किसी चीज पे टकराती है, वो वापस आती है, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ कोई चीज है। काइंड ऑफ जैसे बैट देख पाते हैं ना, बैट सोनार के इस्तेमाल करके, आवाज का इस्तेमाल करके, आवाज दी, रिफ्लेक्ट होके आ गई। तो न्यूटन साहब और ह्यूगेंस, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसका, कुछ डच नाम है वो, है ना? क्रिश्चियन ह्यूगेंस। क्रिश्चियन ह्यूगेंस। हाँ, तो वो पैरेलल वक्त में थे। अब हो क्या रहा था, न्यूटन थे जायंट, मतलब साइंटिस्ट की सोसाइटीज में सबसे बड़े इंसान हो चुके थे न्यूटन। और न्यूटन का मानना था कि भैया जो लाइट है, पहली बात तो सीधी रेखा में चलती है। रीजन बीइंग कि हमें शार्प शैडोज दिख रहे थे। ठीक है। न्यूटन साहब ने ऑप्टिक्स पे बहुत काम कर चुके थे। उन्होंने ही पहली बार बताया था कि लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है, उसके अंदर 7 कलर छिपे पड़े हैं प्रिज्म का इस्तेमाल करके। न्यूटन का मानना था कि चीजें जो लाइट है वो पार्टिकल है, पार्टिकल की वजह से चल रही, क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि स्पेस, तब तक ईथर का कंसेप्ट आ चुका था। बेसिकली ईथर एक ऐसा, लोग फिलोसॉफिकली ऐसा मीडियम मानते थे जिसके जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
उसी का इस्तेमाल करते करते लोगों ने बाद में वेव थ्योरी दी थी, लेकिन अभी न्यूटन पे रहते हैं। तो न्यूटन का मानना था लाइट के पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था, नाम मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पाता। डॉक्टर साहब क्या नाम था? एक अटेम्प्ट तो दे ही दो। कॉपरक्यूल्स आई गेस, कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स। हाँ। तो उनका मानना था कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल है। और ह्यूगन साहब जो है ना उस समय बात कर रहे थे वेव थ्योरी की। ह्यूगन्स ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी कि लाइट जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ तो हो रहा है, कुछ तो डिफ्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से लाइट बेंड कर रही थी कहीं कहीं जगह। शायद किसी ने उससे पहले ऑब्जर्व भी कर लिया था, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके बारे में हमने बाय द वे एक वीडियो बनाया था रॉबर्ट हुक और न्यूटन की राइवलरी के ऊपर। बहुत तगड़े राइवल थे वो एक जमाने के। वो लिंक हम इधर कोने में डाल देंगे। बिल्कुल, इस बार इस लिंक डाल देंगे उस वीडियो का। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने कि जो फिल्म्स होते हैं, 100 फिल्म्स होते हैं, उसमें डिफ्रैक्शन कुछ तो हो रहा है, लाइट बेंड तो कर रही है। तो उसके हिसाब से ह्यूगन्स ने फिर सोचा कि हाइगन्स ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, वेव की तरह काम करते हैं। तो वेव फ्रंट का नाम आया था कि कैसे लाइट अगर वेव होगी तो एक वेव फ्रंट सोर्स बन जाएगी किसी और दूसरे वेव फ्रंट के लिए, और लाइट वैसे प्रोपोगेट करेगी। तो उस वेव की थ्योरी का इस्तेमाल करके ह्यूगन्स ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों समझा दिया था। ठीक है, न्यूटन ने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों समझा दिया था। उन दोनों से पहले स्नेल्स आ चुके थे। स्नेल्स ने अपना लॉ दे दिया कि लाइट अगर रिफ्रैक्ट करती किसी मीडियम में जाती है तो बेंड कर जाती है। तो स्नेल्स ने वो रिलेशन दिया था कैसे बेंड करती है, n1 sin θ 1 = n2 sin θ 2, जो स्नेल्स ने फॉर्मूला दिया था। तो बेसिकली न्यूटन का कहना था कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जानी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जब लाइट एक कम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन बेंड कर जाती है। बेंड करती है, इसका मतलब क्या है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लाइट का इंक्रीज होना चाहिए, जिस चक्कर में उस तरफ मुड़ेगी। यानी कि जब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, ये न्यूटन साहब कह रहे थे। और उसका इस्तेमाल करके वो स्नेल्स की बातों को भी सही साबित कर रहे थे। बस अंतर ये था कि जो हम स्नेल्स में अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते थे वो उसको स्पीड मान रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन वहीं हाइगन्स ने बता दिया था कि भैया वेव होगी, तो इस चक्कर में ये फॉर्मूला जो है स्नेल्स लॉ वो भी वैलिड हो जाएगा अगर लाइट वेव हुई तो। लेकिन समय था न्यूटन का। न्यूटन साहब अपने वक्त के सबसे धुरंधर इंसान, उनकी बात को कोई काट सकता था? अपने वक्त के वो शाहरुख खान थे, अरे साइंटिस्टों के शाहरुख खान। उनको काटना, उनकी बातों को नकारना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली मान लिया गया था कि भैया लाइट जो है ना वो पार्टिकल ही है, और बहुत सदियों तक ये बातें चलती रही कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। और हाइगन्स साहब किसी गुमनाम कविता की तरह, गुमनाम शायर के नाम की तरह वो कहीं खो गए थे पन्नों। तो ये हुआ था। बाय द वे, हाँ, हमने रॉबर्ट हुक वर्सेस न्यूटन वीडियो में एक और बात डिस्कस की थी। क्या? कि रॉबर्ट हुक का हाइगन्स से भी झगड़ा हुआ था। अरे वाह यार, क्योंकि हाँ, उन्होंने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि काफी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, लगभग डेली उनका एक डिस्प्ले रहता था कि आज मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो उनका ये मानना था कि क्रिश्चियन हाइगन्स ने अपना ये काम उनके काम से चुराया और उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। यार कुछ बात लग रही है आपको कि सारी काम रॉबर्ट हुक का लोग चुरा ही ले रहे थे, ऐसा उनके क्लेम तो हो रहा था। यार I have my sympathies for Robert Hooke. I don't know, मैं तो इस पे क्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन खैर, let bygones be bygones. Okay. Anyways, तो जब ये सब जब बातें हो गई हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है ना, कि अब अगर इतने साल पहले, जैसे पहले तो हम कह रहे थे हमारी आंखों से चीजें दिख रही हैं, फिर हमें समझ आया नहीं रेज होती हैं, फिर स्नेल्स लॉ आया वगैरह वगैरह वगैरह। यार ये ईथर का कॉन्सेप्ट कब आया और कब गया? बहुत, क्योंकि ये तो हमने पढ़ते पढ़ते, मैंने एटलीस्ट पढ़ते पढ़ते डिस्कवर किया था, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में मेंशन है नहीं, बिल्कुल नहीं अभी। तो ईथर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड मीडियम माना जाता था, जैसे कि हमें पता था कि साउंड एयर में ट्रैवल करती है, तो लॉजिकल ये रहेगा कि अगर लाइट भी पार्टिकल है उसको भी कोई तो मीडियम चाहिए रहेगा। लाइट पार्टिकल है तो मीडियम नहीं चाहिए, लाइट अगर वेव है तो मीडियम चाहिए। रीजन बीइंग, देखिए वेव कैसे चलती है। वेव का मतलब होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर थ्रू मीडियम। जैसे हम अपने रील में इस्तेमाल करते हैं कि डोमिनो खड़े कर देते हैं, मैंने एक डोमिनो गिराया और सारे गिरते गिरते आखिरी डोमिनो गिर गया। वैसे ही है वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो न्यूटन साहब तक क्या हो गया था कि भैया पार्टिकल लोग मान रहे थे, तो न्यूटन बहुत बड़े अपने जमाने के लोग थे, तो वो मान चुके थे कि लाइट पार्टिकल ही है। इसी चीज को सोच के शायद न्यूटन ने सोचा कि अब तो मैं ऑप्टिक्स भी जान चुका हूँ, ग्रेविटी भी जान चुका हूँ, लॉज ऑफ मोशन भी जान चुका हूँ, तो मैं एल्केमी में चले जाता हूँ, थोड़ा जादू वादू करता हूँ। तो 32 साल में आके उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपना एल्केमी में पूरा करियर दे दिया। मगर वक्त बदल गया। जब आपकी एथर की कहानी आती है उससे पहले मैं बताता हूँ, वक्त तब बदल गया जब
देखा गया यंग्स के थ्रू, वो एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया हिला दिया, कि जब उन्होंने देखा कि एक्चुअली जब 2 स्लिट्स के थ्रू सनलाइट पास हुई तो बाहर जो स्क्रीन पे जो पैटर्न बने यार इंटरफेयर कर गए थे। हमें 2 ब्राइट स्पॉट नहीं दिखे, हमें बहुत सारे ब्राइट स्पॉट दिखे। इसका मतलब और ये तभी हो सकता है जब लाइट वेव हो। कैसे? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। हमारे एडिटर साहब एक बार वो वीडियो चला देना या फिर वो इमेज डाल देना कि जैसे ही पानी जब ट्रांसफर कर रहा होता है और 2 बीच में हमने क्या नाम है स्लिट खोल दिए हैं, तो पानी वेव की तरह बह के इंटरफेयर करता है। कहीं हमें दिखता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कहीं दिखता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पानी अगर पानी में जो मोशन हो रहा है वो वेव, रिपल्स जो है वेव है, तो वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको अब यंग्स के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको वही पैटर्न दिखा है, इसका मतलब लाइट भी जो है वो वेव होनी चाहिए। फिर लोगों ने सवाल उठाया कि अगर अब तो हम न्यूटन की बात को अब तो नकारना पड़ जाएगा। हमें अपनी आंखों के सामने दिख गया लाइट इंटरफेयर होते हुए, बाद में डिफ्रैक्शन भी दिख गया, तो इसका मतलब लाइट तो वेव है। अब सवाल उठता है कि अगर लाइट वेव है, और बहुत सदियों से हम बात कर रहे थे ईथर की, जिसने शायद प्लेटो ने दिया था कि 5 मीडियम होते हैं, जिसमें से 5वां मीडियम जो है वो ईथर है, एक ऐसा मैजिकल मीडियम जो दुनिया भर में फैला हुआ है। तो वो मीडियम होना चाहिए तभी लाइट ट्रैवल कर रही है। ये बात जो है इसके वजह से चर्चा में आ गई थी और बहुत हाइप पकड़ लिया था इस बात ने। अब क्या होता है, लाइट तो वेव हो गया। अब डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, कि अगर लाइट वेव है तो एक्चुअली क्या चीज वेविंग हो रही है? जैसे कि साउंड वेव है तो मीडियम के पार्टिकल हिल रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं। पानी के में रिपल्स वेव हैं तो पानी के पार्टिकल्स रिपल कर रहे होते हैं। तो अगर लाइट वेव है तो एक्चुअली क्या चीज ऑसिलेट कर रही है? सोच रहे तो जरा। डॉक्टर आ रही है यार अभी। ये सवाल सुनकर मेरा दिमाग ऑसिलेट कर रहा है। मेरे को समझ क्या हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं क्या बोल रहे हो। फिर मैं कहानी बताता हूँ। बताओ। आज थोड़ी कहानी का जिम्मा उठा लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा था कि भैया अब तो लाइट वेव है। अब देखिए क्या चीजें होती है। एक जमाने में ओस्टेड साहब अपना लेक्चर दे रहे होते हैं बच्चों को किसी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, तो गलती से ये फैक्ट्स है, कंपस उनके एक्सपेरिमेंट के पास पड़ा था। वो तार से ना क्या वो हीटिंग एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि जो करंट जब ट्रैवल करता है तार में तो वो गर्म होती है। जैसे जो इंडक्शन होते हैं ये सब होते हैं, इंडक्शन नहीं सॉरी, जो वायर होती है, कॉइल्स होती है घर में आपके, जब सर्दी का मौसम आता है दिल्ली, और अगर आप बहुत ठंड के इलाके में तो आप देखते हैं हीटर देखते होंगे, तो वो तार ही होती है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो जैसे करंट फ्लो होता है तो बहुत गर्म हो जाती है। तो वही एक्सपेरिमेंट वो शो कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया तो अपने कनखियों से देखा कि यार मैग्नेट की नीडल हिल गई, मतलब कंपास की नीडल हिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यार तार यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। फिर फैराडे साहब परेशान। फैराडे साहब ने देखा बाद में एक्सपेरिमेंट करते हुए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट बना रही है। अब आते हैं मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब। इन दोनों चीज को सुपर इम्पोज कर दिया, जैसे हमने थिएटर और साइंस और फिजिक्स को मिला के ये चीजें बन गई है, वैसे ही उन्होंने दोनों कंसेप्ट को उठाया। अब एक बात बताइए कि करंट बाद में चल के और भी साबित हुआ कि चेंजिंग करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, सेम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी एक भी चीज को ऑसिलेट कर दूं तो क्या होगा? क्योंकि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इन रिस्पॉन्स ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यानी कि ये दोनों चीज सेल्फ सस्टेन हो जाएगी। और यही है एक्चुअल जो लाइट में वेविंग है, ऑसिलेटिंग है। तो डॉक्टर साहब जवाब क्या है? क्या चीज ऑसिलेट कर रही है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ब्रदर यस, यू आर राइट। आई गेस आपको भी समझ में आ गया होगा। IQ पॉइंट इंक्रीज बाय 2। लेट्स कैरी ऑन। तो ये उन्होंने बोल दिया, अब मैक्सवेल साहब ने बोल दिया, और सबको एक चीज था कि भैया एथर है, कोई तो तहलका मीडियम है जिसको हम देख नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, लेकिन वो बिखरा हुआ है। शायद आप लोगों को लगेगा कि मैं डार्क मैटर की बात कर रहा हूँ, कि डार्क मैटर भी बहुत जमाने में पूरे ब्रह्मांड में है और हमारे मैटर से बहुत ज्यादा है, जिसको हम टच नहीं कर पाते, छू नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, मगर उसका ग्रेविटी का इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। वो नहीं है, वो एथर कुछ और चीज थी। फिर आते हैं 2 एक्सपेरिमेंट करने वाले इंसान, माइकलसन मोल्रे, आई गेस माइकलसन मोल्रे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि यार अगर आप बात कर रहे हैं कि दुनिया में एथर है,
मीडियम है तो इसको आजमा के देखा जाए। चलो, तो बेसिकली क्या था एक्सपेरिमेंट, वो उन्होंने देखा अर्थ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, यस, तो अगर मीडियम है और लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है, तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं अर्थ के मोशन के साथ और मोशन के अपोजिट, तो लाइट की स्पीड मुझे अलग अलग मिलनी चाहिए। यस, अगर दुनिया में मीडियम फैला है, एक्सपेरिमेंट किए गए तो भैया मिला ही नहीं, लाइट की स्पीड दोनों सेंस में सेम आ गई। तो या तो ये चीज है कि यार इसका मतलब एक चीज निकल के आई, या तो दुनिया में एथर नहीं है, या तो लाइट इंटरेक्ट ही नहीं कर रही है। तो उससे समझ में आ गया था बाद में जाके कि भैया एथर तो नहीं है। अब सवाल देख रहे हो यार, अब तक साबित हो गया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कि भैया लाइट जो है वो वेव है। उससे पहले न्यूटन साहब बोल रहे थे लाइट जो है पार्टिकल है। अब तक वेव माना जा रहा है, वेव वेव। अब लाइट साबित हो गई, साकित हो गई है कि भैया लाइट जो है अब तो यही सत्य है कि लाइट वेव है। फिर एक तहलका इंसान आता है, दूसरा हाँ पहले एक थोड़ा 300 साल पहले आए थे, हाँ, 300 साढ़े 300 साल, बिल्कुल। और दूसरे आए 300 साढ़े 300 साल बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब लोगों के पास सवाल जाने लगे कि यार अगर अब तो हमने मान लिया भैया देखो इंटरफेरेंस दिख गया है, लाइट तो वेव ही है। अब इस थ्योरी को उन्होंने अप्लाई किया किसमें, देखने के लिए कि जब लाइट किसी मेटल प्लेट पे पड़ती है और लाइट अगर वेव है मतलब कि उसकी जो एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर जाएगी। तो अगर मैं किसी मेटल प्लेट पे कोई लाइट मारूं और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाऊं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आने चाहिए थे, एनर्जी डाल रहा हूं ना मैं उसके अंदर। देखा यह गया कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के नीचे लाइट की इंटेंसिटी मैं कितनी ही कर दूं, इलेक्ट्रॉन मना ब्राइट हो हाँ, जाए, इलेक्ट्रॉन जिद्दी हम निकलेंगे नहीं। लेकिन एक बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट लूं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल आ रहे हैं। तो अगर लाइट वेव ही है तो वेव में एनर्जी किसमें है, इंटेंसिटी में है, और मैं जब इंटेंसिटी बढ़ाते रहूंगा लाइट की तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल के आने चाहिए थे। इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना। लाइट ये चीज अगर वेव होती तो इस एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पा रही थी। तब एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। उन्होंने बोला देखो भाई लाइट जो है ना गुब्बारा है, मतलब कि अगर गुब्बारा पार्टिकल है और पानी वेव है तो लाइट पानी से भरा गुब्बारा है, छोटे छोटे फोटॉन्स में आ रहा है। प्लीज स्टॉप। सॉरी हाँ, पहले का कॉर्पस्कल है, हाँ फिर कहते हो वेव है, हाँ, फिर कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यस, और अब कह रहे हो गुब्बारा है। पानी से भरा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी पानी के गुब्बारे में फंसी हुई है, ऐसा मान के चलो। अभी और भी तहल की चीज आने बाकी हैं। अभी तक करते हो तुम ऐसा मेरे साथ? ये तो यार आ जा यार, शूट करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। इधर मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। आई गेस इस कंफ्यूजन से हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाए। तो आइंस्टाइन साहब ने फोटॉन्स का कंसेप्ट पहले उससे पहले दे चुके थे मैक्स प्लांक साहब, जिन्होंने बहुत क्योंकि बेसिकली जो फोटॉन्स का कंसेप्ट निकल के आया था, क्वांटाइज एनर्जी कंसेप्ट निकल के आया था, वो मैक्स प्लांक से निकल के आया था। यस, ठीक है। तो प्लांक्स की थ्योरी इनफैक्ट आगे बढ़ गई थी जब आइंस्टाइन ने उसी का इस्तेमाल करके बताया कि लाइट जो है फोटॉन्स है। इसी वजह से जब फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और इसलिए एक कम इंटेंसिटी वाली लाइट ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली भी हमारे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल दे रही है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है, हमें नंबर ऑफ फोटोन्स की जरूरत नहीं है, हमें फोटोन की जरूरत है जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वो हमारे वो हो जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू h म्यू। यस, ये बात हो जाती है। तो अब दुनिया हो गई कंफ्यूज कि भैया अच्छा तो लाइट जो है ना वो फोटोन तो है, पार्टिकल है, और ये सारी चीजें तो वेव है, तो लाइट जो है डुअल नेचर है, दोगली है लाइट। हाँ, मान के चलते हैं लाइट इज फेक। फेक कि लाइट जो है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो अब कंफ्यूजन और बढ़ गई जब डी ब्रोगली साहब ने यही एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ कर दिया। मैं जा रहा हूँ यार रुको, अभी सुनो, नहीं हो गया। लाइट लाइट समझ ही नहीं पा रहा। सर देखो अभी तक लाइट वेव और पार्टिकल शो हुई थी, अब मैटर पार्टिकल और वेव दोनों शो हो गया। अच्छा, जब डी ब्रोगली साहब ने यही एक्सपेरिमेंट पानी नहीं है, पानी है। मेरे को लगा पता नहीं क्या पानी नहीं बोल रहे हो तुम यार। जब डी ब्रोगली साहब ने यही चीजें जब दोहराई गई इलेक्ट्रॉन के साथ, तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कि मैटर भी वेव है, डुअल नेचर है। और ये इसी से आया एक नया कॉन्सेप्ट, एक बर्थ ऑफ अ न्यू क्या क्या जॉनरा ऑफ साइंस,
जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। यस। ऐसे नहीं आया था वो, अभी तो आना बाकी है। अच्छा। अभी तक हमने क्या, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या चालू होती है कि इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट से निकल रहे थे, तो जाके वेव क्या नाम इंटरफेयर कर रहे होंगे, हाँ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स वेव है। तो एक काम किया गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया गया कि एक वक्त में एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, आप सुनते रहे ना, एक वक्त पे एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सामने 2 स्लिट है। तो अब तो टेक्निकली कम से कम हमें 2 ब्राइट इलेक्ट्रॉन के पैटर्न दिखने चाहिए थे। Yes. एक ही तो इलेक्ट्रॉन मार रहा हूं ना मैं, Indeed. एक टाइम पे एक मार रहा हूं, लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया। मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो खुद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अभी तक हम सोच रहे थे वेव बिहेवियर शो कर रहे हैं ना, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन खुद वेव मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 स्लिट में पास करके खुद के साथ इंटरफेयर कर रहा है। इकलौता इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 स्लिट से पास करके खुद के साथ ही इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है। ये साबित हो गया और तहलका तब निकल के आया क्वांटम मैकेनिक्स कि हम जो है ना ही वेव हैं ना ही पार्टिकल है, हम तो कुछ वेव फंक्शन है जिनकी किसी पोजीशन में मिलने की प्रोबेबिलिटी है, और जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो कोलैप्स हो जाते हैं। एक और चीज बताऊं आपको? नहीं, इसके पहले मैं बस एक कन्फेशन मैंने ना हाल ही में एक वीडियो देखा था नील डिग्रास टाइसन का, ऐसी पासिंग में, अभी तो क्या टाइम बहुत कम रहता है, तो उसमें वो बता रहे थे कि किसी ने उनसे पूछा कि डू इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, नो, यस एंड नो। बताता हूं, है ना, तो अब जाके थोड़ा समझ आ रहा है कि ओके ठीक है, इसलिए वो उनका जवाब ऐसा था, क्योंकि जैसे कि आपने कहा वो एक्सपेरिमेंट जब उसी के साथ भी रिपीट किया गया तो देयर वाज स्टिल डिफरेंट, मतलब पैटर्न आ गया था। मैं बताऊं ये क्या हो क्या रहा है? मैं यही से बोलूंगा, हो ये रहा है कि जॉन एलिया का बहुत कमाल का शेर याद आ गया मुझे कि लाइट भी वही नहीं, मैं ऐसे ही बताता कि जॉन एलिया इतना कमाल का शेर लिखा किसी और उस पे, लेकिन देखना कि अगर लाइट होती, लाइट से क्या कहा जाता कि मतलब बोला कि ये भी है वो भी है ये भी है, शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी मगर क्या है तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो लाइट बोल रहे तो मैं नाम क्यों नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन बोल रहे तो मैं नाम क्यों नहीं लेते? सिंगल इलेक्ट्रॉन खुद के साथ इंटरफेयर कर जा रहा है, मगर साहब एक चीज देखिए, लेकिन जैसे ही मैंने जानना चाहा कि भैया इस वक्त इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से जा रहा है, 2 स्लिट है ना, राइट से जा रहा है लेफ्ट से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ने बोला अब हम पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। सेम एक्सपेरिमेंट को बस मैंने जानना चाहा कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से निकला है, वो अपना बिहेवियर चेंज कर दे रहा है। पू है वो यार, वो बुरा मान गया ये कौन है जिसने पू को मुड़ के देख लिया? तो इलेक्ट्रॉन ने आगे चल के स्क्रीन पे अपना बिहेवियर चेंज करके पार्टिकल की तरह बन गया, बिकॉज वी आर सो कॉल्ड सुपर इम्पोज इन एवरी पॉसिबल वे। और उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं वेव फंक्शन बिहेवियर शो करूंगा, उसमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं पार्टिकल बिहेवियर शो करूंगा, और इन दोनों का सुपरपोजिशन में हम सब पूरी ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। बाय द वे, जैसे इन्होंने अभी बात की कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, नील डिग्रास टाइसन की बात, मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी, मगर या तो इस वीडियो डालने से पहले वो हमारी रील आ चुकी होगी या आने वाली होगी। मैंने रिसेंट रील इसी पे लिखी थी जिसमें यही सवाल होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेरा डायलॉग ये है होने तो चाहिए क्योंकि उसके होने के आसार दिखते हैं, मगर बस हम उसे देख नहीं पा रहे। एग्जैक्टली ठीक है, कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था कि मतलब हमें उसके बिहेवियर्स पता है, हमें पता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर उसे इतनी एनर्जी दी जाएगी तो क्या होगा, बट डिस्पाइट दैट ऐसा कुछ कॉन्क्रीट, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं पकड़ के बता दूं कि ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। तो वही ये वीडियो जिस बारे में चल रही थी वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में क्यों थी? क्योंकि वो सिंगल ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने साबित कर दिया था बहुत सालों के लिए कि लाइट वेव होनी चाहिए थी। और सेम एक्सपेरिमेंट का मेथड से जब मैंने इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया तब हमें यह साबित हो गया कि पार्टिकल वेव होने चाहिए। तो देखिए, पहले लाइट पार्टिकल मानी जा रही थी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने उसको वेव साबित कर दिया। ठीक है, हम मैटर पार्टिकल ही हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर ने उनको वेव साबित कर दिया। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर से पार्टिकल नहीं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कहीं बीच में आता है कि हाँ चलो हम वेव और पार्टिकल दोनों मान के चल लेते हैं। रीजन बीइंग, आइंस्टाइन ने एक और क्या चीज कर दी थी 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा के, उसने ये साबित कर दिया कि ईथर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बात उसने भी बोली थी, शायद माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने क्योंकि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट उनसे पहले हो चुका था, शायद अराउंड 1861 में हुआ था वो। 1861 में नहीं, वेरी क्लोज टू 1900।
1890s के आसपास हुआ था वो। तो वो एक्सपेरिमेंट की वो तो खैर वो पूरा पेपर में स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो किस समय किया गया था। तो उस समय उन्होंने तुक्के में फाइंड कर लिया था कि भैया लाइट की स्पीड अर्थ के डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रही थी, मतलब लाइट जो है वो दोनों वे में कांस्टेंट स्पीड में आ रही थी। इसी चीज को उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डाला कि लाइट जो है उसकी स्पीड फॉर एवरी ऑब्जर्वर इज कांस्टेंट, ठीक है, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, किसी मतलब कि वैक्यूम में। इसी चीज को आइंस्टाइन ने लिया, प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, और इससे साबित हो गया कि ईथर की होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज हमारे टेक्स्ट बुक में ये टर्म कहीं नहीं आता कि ईथर कोई मीडियम है। एक जमाने में बहुत चर्चित था, क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि अगर वेव है तो कैसे ट्रांसफर होना चाहिए ये लाइट मीडियम। आज हमें पता है कि ना वेव है ना पार्टिकल है, कुछ तो है। और उससे ये भी साबित होता है इन एक्सपेरिमेंट से कि ना हम पार्टिकल हैं ना हम वेव हैं, कुछ तो हैं। सच्चाई क्या है, यही मैं बोल रहा था वीडियो में कि लाइट के बारे में समझते समझते हम खुद अपने आप को समझना भूल गए। क्योंकि हमें जाननी थी लाइट क्या है। इवेंचुअली क्वेस्ट कहाँ खत्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स से, ये समझाते हुए कि रियलिटी क्या है। ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, जिसको बाद में मैंने 1-2 रील में और बताया कि इस चीज जादू को खत्म करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। और मैंने, मेरा और दीक्षित साहब का आज कैमरे के पीछे बैठे हैं, उनका एक बहुत सो कॉल्ड हमने लेजेंडरी डायलॉग लिखा था कि जिसमें मैं नील्स बोर बनता हूँ और बोलता हूँ कि रियलिटी रियल होना डिमांड नहीं करती, और सच्चाई यही है कि शायद हमारी रियलिटी, लाइट की रियलिटी, पार्टिकल्स की रियलिटी रियल होना डिमांड नहीं करती। क्योंकि अगर हम सुपर इम्पोज्ड हैं तो हम किस वे में सुपर इम्पोज्ड हैं, क्यों कोई ऑब्जर्वेशन वेव फ्रंट को तोड़कर क्या नाम है वेव फंक्शन का कोलैप्स की वजह से हम रियलिटी को एक फॉर्म दे रहे हैं। इस सब का मतलब क्या है, कुछ बहुत बेसिक लेवल पे जाओगे ना और बहुत गहराई से सोचोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज नील डिग्रास टायसन हो जाएं या कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, सब अपने माथे पकड़े बैठे हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारे सवालों का जवाब तो दे रही है, मगर जवाब कैसे दे रही है हमें नहीं पता चल रहा। बहुत सारे सवालों के जवाब क्वांटम मैकेनिक्स ने दे दिए, लेकिन उन जवाबों से ऐसे अनगिनत सवाल खड़े हो गए हैं जिसको टेक्निकल टर्म्स में जादू कहने लगे हम लोग। ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा, वो बुरा मान गया। तो पहले अभी तक वो वेव बिहेवियर शो कर रहा था, इंटरफेरेंस शो कर रहा था, मैंने उसको ऑब्जर्व कर लिया तो भैया नहीं, अब तो हम अपना वेव बिहेवियर बदल देंगे, हम पार्टिकल बन जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन को बहुत लग रही है। सबको लग रही है, मतलब सब लोग, मतलब होना तो नहीं चाहिए कुछ भी जो आप कह रहे हो, लेकिन हो सब रहा है। लेकिन इन्हीं सब सवालों में से अब एक सवाल मेरा भी है। यस सर। मेरा ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको मैंने मैनिपुलेट तो किया है। अरे वाह वाह, गिल्टी एज चार्ज्ड। ओके सर, है ना? हाँ। तो क्या है, मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछा था कि ईथर क्या है, क्या था, कहाँ से आया और इवेंचुअली कहाँ चला गया, है ना? तो एज विद टाइम इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग हमारी इवॉल्व हुई है। धीरे धीरे हमें एक या तो एक नया आंसर मिल जाता है या वो ही आंसर बेटर हो जाता है, शार्प हो जाता है। अब तो सवाल आ गए। हाँ। अब तो सवाल आ गए सब जवाबों से। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट लाइट, अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स की और ड्यूअल नेचर, ये जो हम बातें करते हैं कि सुपर इम्पोज्ड रहती हैं चीजें, है ना, और ऑब्जर्वेशन पे वो कोलैप्स कर जाता है वेव फंक्शन या जो भी, और एक फॉर्म ले लेती है, तो क्या ये भी मतलब क्या इधर पे एक ब्रिज है कि जैसे हमें पता है कि ठीक है ऑब्जर्व करने पे एक पर्टिकुलर वो फॉर्म ले रही है, लेकिन क्या इसके बीच एक ब्रिज है जो अब तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए? नहीं, मुझे क्योंकि ये आप मानोगे या नहीं मानोगे कि ऐसा कहना ये काफी ओपन एंडेड हो जाता है। हाँ, है ना? ओपन एंडेड हो जाता है, कॉन्क्रीट नहीं है, सॉलिड नहीं है। नहीं। उस चक्कर में क्या रहता है कि फिर आप ऐसी चीजों पे होल स्पोक कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल मैं बता देता हूं। जो मतलब ये कहना भी मतलब बहुत आसान बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी मैथ्स इन्वॉल्व रहती है, ये सब रहता है, बट डिस्पाइट दैट क्या आपको लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी भी कहीं ना कहीं लैग कर रही है? नहीं, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है ना, साइंस का और दुनिया का क्या करिश्मा है ये चीज। मुझे लगता है कि हम एक जो है कि जैसे ही मैंने जवाब ढूंढने आपने सवाल बदल दिए, यही हुआ है कि जैसे ही हमें साइंस के हमें जब लगा कि हम नेचर समझ चुके हैं, हम दुनिया समझ चुके हैं, तभी जन्म होगा क्वांटम मैकेनिक्स का, और इतने सारे सवाल निकल आए हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहे। आप सोच के देखिए, जब ये साबित हो गया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि लाइट वेव ही होनी चाहिए, फिर निकल के आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर निकल के आया डुअल नेचर ऑफ मैटर, और आज क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत सारी बातें कर रही है। इतनी मुश्किल है
जादुई चीज है, जवाब हमें सारे मिल रहे हैं लेकिन सवाल हम समझ नहीं पा रहे क्या पूछे जवाब का। तो यह हम अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं, हम जितना डीप में जा रहे हैं उतना सो कॉल्ड कंफ्यूज होते जा रहे हैं। हमने सतही लेवल पर, सतही स्तर पर सब समझ लिया है, लेकिन बेसिक डेप्थ लेवल पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और जितना हम डीप में उतरेंगे हमें और सवाल के जवाब मिलते जाएंगे और सारे सवाल खड़े होते जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है, दिस इज व्हाट रियलिटी। मुझे लगता है कि हम एक हद तक तैयार होते हैं पहले एक सच्चाई को जानने के लिए। जब हम जान लेते हैं, जब हमारी बुद्धि उस लेवल में आ जाती है, तब हम एक तैयार होते हैं एक नए लेवल के लिए, जब लगता है कि एक नया चैलेंज आएगा दुनिया के सामने। एग्जैक्टली। तो ये वक्त के साथ और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जाएगी और कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। और यही साइंस की मुझे लगता है अचीवमेंट भी है कि वो हर चीज पे सवाल पूछ के जवाब ढूंढती है और फिर नए सवाल पैदा कर देती है। तो यही है। और इसी तरह यही हमारी कोशिश रहती है कि आप भी सवाल करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, जिस तरह हम भी करते हैं। मतलब तुम कम, मैं बहुत ज्यादा, लेकिन परसूट है ये, लाइफ टाइम का परसूट है, जीवन का परसूट है। साइंस में लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है। साइंस एक अलग दुनिया है और इस दुनिया को समझ के हम अपने अंदर की दुनिया भी बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आई गेस उस ओर से लाइट के इस तरफ से मतलब जब लाइट को ढूंढ लेंगे सारे जो डीप डीप जाते जा रहे हैं, तो बस एक आखिरी शेर पढ़ दो जॉन साहब का ही, वही मैं बताता हूँ जो रिलेट भी करेगा। कौन सा? कि जब हम ढूंढ लेंगे तो वो शेर की पहली लाइन आएगी कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के सिवा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। बाय द वे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि वाज जॉन एलिया सीक्रेटली अ साइंटिस्ट? ओह माय गॉड। जय हिंद। जय हिंद।